बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में या जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि हर मैटर से मुराद है एलिमेंट या कोई कंपाउंड, उसका जो पार्टिकल होगा यानी एटम या मॉलिक्यूल, वो एक स्पेसिफिक फोटॉन को एब्जॉर्ब या एमिट करता है। अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो एक खास फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाएगा। और अगर एक्साइटेड स्टेट में है, ये वाला एग्जांपल कल मैंने आपको दिया था कि ये एक एटम कल से मुराद है प्रीवियस लेक्चर, इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और सपोज इसकी एनर्जी 1 जूल है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां चला जाए तो ऊपर एनर्जी है 3 जूल। अगर मैं इस एटम को 3 फोटॉन सप्लाई करूं, 1 जूल, 2 जूल और 3 जूल, तो ये पर्टिकुलर एटम इन सारे फोटॉन्स को खाता नहीं है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि जैसे हम गोश्त खाते हैं, लेकिन हम हर गोश्त को तो नहीं खाते। हलाल जानवर का हो, सही तरह से ज़बह किया गया हो, सही तरह से तैयार किया गया हो, बिल्कुल इसी तरह मैटर होता है। मैटर सिर्फ अपने मतलब वाले फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, और जब मैटर उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करे तो मैटर में चेंजेस आएंगे। कौन से चेंजेस? इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस आ सकते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल चेंजेस आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस मीन ये इलेक्ट्रॉन यहां से हायर शेल में जाएगा, लेकिन किस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके? इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके। यानी ये मैटर उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी इन दो शेल में एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है? 2 जूल का है। तो ये मैटर न इससे कुछ कहेगा, न इस 3 जूल वाले को कुछ कहेगा, सिर्फ ये 2 जूल वाला फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा यहां से यहां। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इन फोटॉन को कहते हैं इंसिडेंट फोटॉन, और ये 2 फोटॉन इससे पास होंगे, 1 जूल और 3 जूल वाले। मतलब इस एटम ने एक फोटॉन की करप्शन की। 3 फोटॉन थे, इसने 1 फोटॉन खा लिया, इसने करप्शन की। एक सेंसिटिव मशीन इस करप्शन को नोट करता है और हमें ग्राफ की शक्ल में बताता है कि इस पर्टिकुलर मैटर ने किस फोटॉन को हड़प किया, किस फोटॉन को एब्जॉर्ब किया। इसी तरह का ग्राफ हमें मिलता है जिसमें एब्जॉर्बेंस प्लॉट होगा वर्सेस वेवलेंथ। फोटॉन को नाम से नहीं बल्कि फोटॉन को उसकी प्रॉपर्टी से, यानी एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से, वेव नंबर से मेंशन किया जाता है। ये ग्राफ आपको इस शक्ल का नजर आएगा। इसमें देखें, यहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, मतलब इस खास वेवलेंथ वाला फोटॉन ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। इस फोटॉन के वेवलेंथ को कहोगे लैम्डा मैक्स।
लैम्डा मैक्स से मुराद है वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हुआ है, या और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कहते हैं स्पेक्ट्रा। व्हाट इज नेम ऑफ द ग्राफ? स्पेक्ट्रा। या ये ग्राफ इस शक्ल का भी होगा, ट्रांसमिटेंस विल बी प्लॉटेड वर्सेस वेव नंबर। वेव नंबर मींस इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ट्रांसमिटेंस मतलब जो फोटॉन इससे पास हुए इन्हें कहते हैं ट्रांसमिटेड फोटॉन्स। 1 जूल वाला फोटॉन ट्रांसमिट हुआ, 2 जूल वाला फोटॉन ट्रांसमिट नहीं है, तो जो ट्रांसमिट नहीं है वो इस तरह गड़ा बनाएगा, इस गड़े को कहते हैं डिप। और फिर 3 जूल वाला फोटॉन ट्रांसमिट, ये फोटॉन ट्रांसमिट हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ, लेकिन ये 2 जूल वाला फोटॉन ट्रांसमिट नहीं है। इस स्पेक्ट्रा और इस स्पेक्ट्रा का एक ही मतलब है, फर्क सिर्फ ये है कि ये एब्जॉर्बेंस शो करता है जबकि ये ट्रांसमिटेंस शो करता है। जो फोटॉन यहां एब्जॉर्ब हुआ है तो उसका जो शेप बनेगा वो पहाड़ जैसा होगा, फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड पीक। और ट्रांसमिटेंस में जो फोटॉन ट्रांसमिट नहीं हुआ तो वो गड़ा बनाएगा, ऐसा कुआं बनाएगा। इसका मतलब ये है कि ये खास फोटॉन इस सैंपल से ट्रांसमिट नहीं हुआ, ट्रांसमिट नहीं हुआ तो कहां गया? इस मेटल ने उसे एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने पे इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर में चला गया। तो ये और ये एक जैसे स्पेक्ट्रा है, सिर्फ मूड में फर्क है। यहां हम कहते हैं ये पर्टिकुलर फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, और यहां हम कहते हैं ये पर्टिकुलर फोटॉन ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो जब ट्रांसमिट नहीं हुआ इसका मतलब है वो पहले एब्जॉर्ब हो चुका है। ओके, और इस तरह ये ग्राफ कहलाएंगे स्पेक्ट्रा ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम और स्पेक्ट्रा ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर। हाइड्रोजन एटम जिस फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है, हीलियम वो नहीं करेगा। हीलियम जिस फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है, लिथियम वो फोटॉन एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लिथियम जिस फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है, बेरिलियम उस फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वजह क्या है? रीजन वाई हाइड्रोजन का फोटॉन लिथियम के फोटॉन से मुख्तलिफ होगा, लिथियम का फोटॉन बेरिलियम से मुख्तलिफ होगा। व्हाट इज द रीजन? वजह है ये न्यूक्लियर चार्ज। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, तो उसे आपने एक्साइट करवाना हो, उसके लिए एक तरह की एनर्जी रिक्वायर होगी। हीलियम के इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, उसे एक्साइट करने के लिए किसी और फोटॉन की जरूरत होगी। चूंकि न्यूक्लियर चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो फोटॉन चाहिए, वो फोटॉन मुख्तलिफ होंगे। जब हम मुख्तलिफ एटम के लिए वो फोटॉन मालूम करते हैं जो वो एब्जॉर्ब करता है,
तो उस खोज को, उस सर्च को हम इस तरह ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं और वो उस एटम का स्पेक्ट्रा कहलाता है। एक एटम जिस फोटॉन को, मैं आपको फिर से समरी बताऊं कि ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये लिथियम, इस तरह और एटम, ये जिस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है वो ये लिथियम नहीं कर सकता। लिथियम जिस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, हीलियम जिस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है वो ये लिथियम नहीं कर सकता। लिथियम जिस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है वो बेरिलियम नहीं कर सकता। बेरिलियम जिसे एब्जॉर्ब करता है वो बोरॉन नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम स्पेसिफिक फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। अगर हम उस फोटॉन को मालूम कर लें तो इनफैक्ट हम उस एटम के स्पेक्ट्रा को मालूम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मैंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को मालूम करवाना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन लूंगा, हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसे एक्साइट करूंगा, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और फिर एनर्जी की सप्लाई को काट दूंगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट जो होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए होता है। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए तो ये उसी फोटॉन को एमिट करेगा जो उसने एब्जॉर्ब किया। इससे रेडिएशन निकलेंगे। अब ये रेडिएशन कौन से रेडिएशन है? तो स्पेक्ट्रोमीटर इसे प्रिज्म से पास करता है और इसे एक दूसरे से जुदा करेगा। ये जो फोटॉन होगा इसका वेवलेंथ तकरीबन 410 नैनोमीटर। ये जो फोटॉन होगा इसका वेवलेंथ तकरीबन 468 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर। ये जो फोटॉन होगा 400 में एक और भी है, इट इज प्रोबेबली 400 समथिंग है, और एक और है 680 और 668 नैनोमीटर। तो ये देखो, एक दफा फिर स्टार्ट से सुनिए। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। स्पेक्ट्रा से मुराद होगा कि हाइड्रोजन किन फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। तो हाइड्रोजन को मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में एक्साइट किया, फिर एनर्जी की सप्लाई काट दी, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा और उससे फोटॉन एमिट होंगे। ये फोटॉन कौन से हैं? तो इससे प्रिज्म से पास किया जाता है। ये काम हम नहीं करते, बल्कि ये स्पेक्ट्रोमीटर में ऑटोमेटिकली होता है। स्पेक्ट्रोमीटर में ये फोटॉन प्रिज्म से पास किए जाते हैं और यूं ये फोटॉन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन से 410 नैनोमीटर, 434, 486 और 656 नैनोमीटर वाले फोटॉन एमिट होंगे। इन फोटॉन्स को कहते हैं कलेक्टिवली, इन सब को बाल्मर सीरीज।
बिकॉज इट इज इन द विजिबल रीजन। किस रीजन में है? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में और भी स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, पर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो हम आंखों से देख नहीं सकते। आंखों से हम सिर्फ वॉल्यूम सीरीज को देख सकते हैं। यहां से हमें पता चला कि हाइड्रोजन 410 नैनोमीटर वाला फोटॉन एमिट या एब्जॉर्ब करता है, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर। अब ये जो फोटॉन है ये कोई और एटम एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यूं मैंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मालूम कर लिया। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यानी मैंने ये ढूंढ निकाला कि हाइड्रोजन इन पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। अब अगर मुझे कोई अननोन गैस मिले, अननोन गैस, और मैं नहीं जानता कि ये गैस कौन सी गैस है, तो मैं एकदम उस मशीन में डालूंगा, उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करूंगा। जब स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लूं तो सपोज मुझे इस तरह का स्पेक्ट्रा मिला कि इस गैस ने 410, 434, 486 और 656 नैनोमीटर वाले फोटॉन एमिट किए। तो इसका डायरेक्टली मतलब होगा कि ये जो अननोन गैस है ये कौन सी गैस है? इट इज हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल इसी तरह हम और एलिमेंट्स के लिए भी करते हैं। सोडियम को अगर हम फ्लेम पे एक्साइट करें तो सोडियम से फोटॉन निकलेंगे, और फिर डी एक्साइट करें यानी एनर्जी की सप्लाई काट दे तो इससे फोटॉन निकलेंगे। इन फोटॉन को अगर हम प्रिज्म से पास करें तो प्रिज्म इसे दो लाइंस में डिवाइड करेगा। प्रिज्म इसे दो लाइंस में डिवाइड करेगा। इसका एक खास वेवलेंथ होगा, इसका भी एक खास वेवलेंथ होगा। तो ये देखिए, सोडियम से ये पर्टिकुलर फोटॉन निकलेंगे। अब ये फोटॉन सिर्फ और सिर्फ सोडियम एमिट या एब्जॉर्ब करता है, कोई दूसरा एटम इन फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। इस पर्टिकुलर फोटॉन को कहते हैं D1 लाइन, जबकि इसे कहते हैं D2 लाइन। जनरली इसे इग्नोर किया जाता है, सिर्फ इसे कंसिडर करते हैं। 589 नैनोमीटर मतलब सोडियम इस खास वेवलेंथ वाले फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। तो ये मैंने ढूंढ निकाला कि सोडियम किस फोटॉन को एमिट या एब्जॉर्ब करता है, इस वेवलेंथ वाले 589 नैनोमीटर। मैंने सोडियम का स्पेक्ट्रा ढूंढ निकाला। स्पेक्ट्रा मींस वो फोटॉन मालूम करवाना जो एक एटम एमिट या एब्जॉर्ब करता है। ये इस एलिमेंट का स्पेक्ट्रा कहलाएगा, और ये लाइन स्पेक्ट्रा होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। लाइन से मुराद है, ये देखिए, या यहां से जरा ज्यादा क्लियर, ये 410 नैनोमीटर और ये 434 नैनोमीटर। अब 410 और 434 के बीच और फोटॉन्स नहीं है, सिर्फ ये फोटॉन है। तो दरमियान वाली जो जगह होगी वो डार्क होगी, डार्क। इसी तरह 434 और 486 के बीच और फोटॉन नहीं होंगे, कुछ फोटॉन्स मौजूद हैं, कुछ मिसिंग हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। तो इस तरह हर एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है।
मैं आपको फिर बताता चलूं, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने का मतलब है वो फोटॉन मालूम किया जाता है जो वो एलिमेंट एमिट या एब्जॉर्ब करता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मे बी एमिशन स्पेक्ट्रा और मे बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो सकता है। Emission spectra or maybe absorption spectra. एटॉमिक emission spectra जिस मशीन में रिकॉर्ड करते हैं उसे फ्लेम फोटोमीटर कहते हैं। फ्लेम फोटोमीटर। एटॉमिक emission spectra, एटॉमिक emission spectra जिस मशीन में रिकॉर्ड करते हैं तो उस मशीन को कहते हैं फ्लेम फोटोमीटर। इस स्पेक्ट्रा की क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस है। क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस मींस इसके थ्रू एक सैंपल में मौजूद एटम की तादाद हम मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास एक सैंपल में सोडियम क्लोराइड है या पोटाशियम क्लोराइड है। कितना पोटाशियम क्लोराइड है? हाउ मच पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट, मैं नहीं जानता कि कितना सोडियम क्लोराइड या कितना पोटाशियम क्लोराइड है। मैं इस सॉल्यूशन में पोटाशियम की क्वांटिटी फ्लेम फोटोमीटर से मालूम कर सकता हूं। कैसे करेंगे? तो अगर इसकी क्वांटिटी मालूम करवानी हो, आपने यू आगे जाना है। प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द एनालाइट। एनालाइट का मतलब है ये KCl। इस KCl के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट यानी एनालाइट की क्वांटिटी नोन हो। ये मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किए। सपोज 0.1 ग्राम पर लीटर KCl इज देयर, 0.2 ग्राम पर लीटर KCl इज देयर, 0.3 ग्राम पर लीटर KCl इज देयर। ये मैंने इस एनालाइट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। ये क्वांटिटी इतनी नहीं होती, कम क्वांटिटी होती है, लेकिन सिर्फ आपको समझाना मकसद है। तो ये मैंने इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। अब क्या करते हैं, इस एक एक सॉल्यूशन को फ्लेम फोटोमीटर में डालते हैं और उसे जलाते हैं, और जलाने से जो शोला निकलेगा उसकी इंटेंसिटी यानी शिद्दत चेक की जाती है। लेट अस सपोज कि 0.1 ग्राम पर लीटर KCl से 10 फोटॉन एमिट होते हैं, 10 फोटॉन्स।
जब इसे हम जलाते हैं तो इससे 10 फोटॉन एमिट होते हैं। ये देखिए 0.2 ग्राम पर लीटर की Cl है, इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी दुगनी हुई तो जो फोटॉन एमिट हुए उनकी तादाद भी डबल होगी। इसे बीयर-लिम्बर्ट लॉ कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। इससे कितने फोटॉन एमिट होंगे? 20 फोटॉन। फोटॉन की तादाद डबल क्यों हुई? क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी दुगनी हो गई। जब सॉल्यूट एनालाइड तादाद में डबल हो जाए तो फोटॉन भी ज्यादा एमिट होंगे। और इससे कितने फोटॉन? 30 फोटॉन्स। वाई? क्योंकि सॉल्यूट की तादाद 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद इस सॉल्यूशन को डाल देते हैं फ्लेम फोटोमीटर में। इसमें कितना KCl है ये हम नहीं जानते कि कितना KCl है, लेकिन ये जब हम मशीन में डालेंगे तो मशीन हमें कहेगा कि इस सैंपल से लेट सपोज 15 फोटॉन एमिट हुए। 15 फोटॉन्स। हाउ मेनी फोटॉन? 15। तो अब हम इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी इजीली मालूम कर सकते हैं। कैसे? देखो 0.2 ग्राम से 20 फोटॉन और 0.1 ग्राम से 10 फोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के दरमियान है। मतलब इसमें KCl की क्वांटिटी है 0.15 ग्राम पर लीटर। यू हमने फ्लेम फोटोमीटर यानी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को यूज करके एक सॉल्यूशन में एनालाइट की क्वांटिटी मालूम करनी। एक्चुअली ये ग्राफ की शक्ल में करते हैं। ऐसे एमिशन को प्लॉट किया जाता है वर्सेस कंसंट्रेशन। इसे कहते हैं वर्किंग कर्व। वर्किंग और कैलिब्रेशन कर्व। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.3 ग्राम, 0.4 ग्राम, ये 10 फोटॉन, ये 20, ये 30, ये 40, तो हमें इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो शो करता है एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब एटम की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा फोटॉन एमिट होंगे। अब इतने फोटॉन एमिट हुए 15 फोटॉन। तो ये देखें नीचे अब आ जाए आपको सॉल्यूट एनालाइट की क्वांटिटी मालूम हो जाएगी। एमिशन से क्वांटिटी मालूम कर ली हमने। एब्जॉर्प्शन से भी हम क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। इस किस्म के टेक्निक को कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मशीन होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मशीन वो कुछ इस शक्ल का। This is called hollow cathode. और इस होलो कैथोड में बल्ब लगाते हैं। ये बल्ब कौन सा होगा? ये बल्ब, इस बल्ब का ये जो फिलामेंट है ये उस मेटल का बना होगा जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो। यानी मैं
अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, मैं पोटाशियम का एनालिसिस करना चाहता हूं, तो ये बल्ब मैं पोटाशियम फिलामेंट वाला यूज करूंगा। यहां पे फर्नेस लगा होता है, यहां डिटेक्टर और यहां रिकॉर्डर। वही एग्जाम्पल है कि मेरे पास पोटाशियम क्लोराइड का सलूशन है जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी नोन नहीं है, तो मैं स्टैंडर्ड सलूशन बनाऊंगा। उस स्टैंडर्ड सलूशन से एक सलूशन इस फर्नेस में डालूंगा, इसे ऑन करूंगा तो ये पोटाशियम क्लोराइड गैसियस स्टेट में जाएगा और ये एक दूसरे से अलग होंगे। यहां से फोटॉन्स आएंगे। कौन से फोटॉन? वही फोटॉन जो पोटाशियम ने एमिट किए हैं। पोटाशियम का एटम इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। तो फर्ज करें डिटेक्टर मालूम करेगा, डिटेक्टर के इस सैंपल ने 10 या 20 या 30 या जितने भी हो इतने % फोटॉन एब्जॉर्ब किए और रिकॉर्डर उसे रिकॉर्ड करेगा। तो सपोज 0.1 ग्राम पर लीटर पोटाशियम क्लोराइड 10 फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। 0.2 ग्राम पर लीटर 20 फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। 0.3 ग्राम पर लीटर ये 30 फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। और ये अननोन कंसंट्रेशन वाला ये लेट सपोज 15 फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। यूं हमें इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी मालूम होगी कितनी, इट इज बिटवीन 0.1 and 0.2 means how much is concentration? Concentration is 0.15 ग्राम पर लीटर। जब एब्जॉर्प्शन से कंसंट्रेशन मालूम की जाए तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं, और जब एमिशन से कंसंट्रेशन मालूम किया जाए तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं।